आज अपन बता रहा है मोनोहाइब्रिड। जनरली यही पूछता भी है और आपके सिलेबस में पढ़ना क्या है, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड, और पढ़ाना मुझे मोनोहाइब्रिड। तो इसका डेफिनेशन समझ गया, क्या लिखेगा, when we consider, कंसीडर का हिंदी क्या होता है, विचार करते हैं। जब हम लोग विचार करते हैं only one character at the time of experiment या क्रॉस, such type of cross is called monohybrid cross। कोई दिक्कत, एकदम सिंपल इंग्लिश में लिखिए। उसके बाद चलिए इसका एग्जाम्पल दीजिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एग्जाम्पल। और इसका जो एग्जाम्पल होता है जनरली किसी भी किताब में पढ़िएगा तो इसका एग्जाम्पल जो देगा ना वो हाइट लेकर के, जबकि आप कोई भी ले सकते हैं सातों में से, लेकिन हाइट। तो हमने एग्जाम्पल लिया हाइट, हमने एग्जाम्पल क्या लिया, हाइट ऑफ पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट। अब चलो कैरेक्टर एक है, उसका नाम हाइट है, इसीलिए जीन कितना होगा, जल्दी बोलो, जीन होगा एक। अरे भैया आप सिखाए थे ना कि एक कैरेक्टर के लिए गॉड ने एक ही जीन दिया है, एक कैरेक्टर एक जीन, दो कैरेक्टर दो जीन, तीन कैरेक्टर तीन जीन। अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो दो कैरेक्टर लेंगे दो जीन, अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो एक कैरेक्टर एक जीन, ऐसे करके लेंगे। तो चलिए हाइट ऑफ पी प्लांट हमने लिया और जीन कितना लिया 1, और एलील कितने होंगे, एलील कितने होंगे 2, एलील कितने होंगे 2, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये क्या होगा, फॉर टॉल, ये क्या होगा फॉर टॉल, और ये क्या होगा फॉर ड्वार्फ, ये ड्वार्फ के लिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस। क्रॉस सबसे पहले हमने एग्जांपल ले लिया, एक प्लांट लिया मटर का, उसमें हमने उस पे क्या लिया, एक कैरेक्टर हाइट, और जीन कितना होगा एक, जीन का एलील कितना होगा 2, एक होगा कैपिटल टी एक होगा स्मॉल टी। अब क्रॉस करने जा रहे हैं, दो पेरेंट लेंगे। क्रॉस जब भी करोगे तो हम लोग दो पेरेंट लेते हैं, पेरेंट कितना एक पेरेंट लिया टॉल और एक पेरेंट लिया ड्वार्फ। और जब भी पेरेंट लेते थे मेंडल साहब तो दोनों पेरेंट होमोजाइगस होता था। होमोजाइगस किसे कहते हैं, अब सुन लो, अब एक हमारे साथ वर्ड आ गया, कैपिटल टी की जोड़ी बनेगी तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस वर्ड सीखो। अगर स्मॉल टी की जोड़ी बनेगी तो क्या कहेंगे, होमोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी की जोड़ी बनेगी, क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। आया समझ में। तो होमोजाइगस और इस दोनों को कहते हैं प्योर, क्योंकि कोई मिलावट नहीं, कैपिटल टी तो कैपिटल टी, स्मॉल टी तो स्मॉल टी, कैपिटल आर तो कैपिटल आर, ये सब क्या हुआ, प्योर या होमोजाइगस। अगर ऐसा मैं लिख रहा हूं तो एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, इसका मतलब यह हुआ हेटेरोजाइगस, यानी एक डोमिनेंट तो एक रिसेसिव। तो अब आप समझ गए, कभी मिस मत कीजिएगा, किसको कहते हैं होमोजाइगस, किसको कहते हैं हेटेरोजाइगस। अब देखिए जब भी वो कोई भी पेरेंट लेते थे तो वो होमोजाइगस होता था। तो चलो कैपिटल ठीक है। जबकि टॉल आपके बारे में सुना होगा वो दिन से कि टॉल ऐसा भी होता है, हम चाहते तो ऐसा भी ले सकते थे कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन मेंडल साहब ने ऐसा नहीं किया। मेंडल साहब ने क्या किया, एक लिया कैपिटल टी और इसका लिया स्मॉल टी। चलिए दो पेरेंट ले लिए, इसको बोलते हैं फिनोटाइप, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। आ रहा समझ में। जैसे मैंने बोला ये क्या है तो फिनोटाइप, जीनोटाइप, इसका फिनोटाइप क्या होगा तो टॉल। मैंने कहा बेटा ये क्या है, जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब जहां पर जीन या एलील जो लिखते हैं उसको बोलते हैं जीनोटाइप। किस किस एलील के मिलने से बना है जोड़ी, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। और इसका क्या प्रभाव होगा, इसका क्या माने लुक होगा, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। तो मैंने बोला इस जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या होगा, तो आपने कहा ड्वार्फ। क्या होगा, मैंने कहा बेटा इसका इस जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या होगा, तो आपने कहा टॉल। मैंने कहा बेटा आर और आर का क्या होगा, तो आपने कहा राउंड। मैं पूछूंगा आर और आर का क्या होगा, तो रिंकल्ड। सीट कैसा होगा, उभर खाबर, गोल गोल नहीं होगा, ऐसा होगा। तो इस जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या होगा, तो राउंड। तो अब आप समझ गए कि जीनोटाइप में ये सब चीज बोलिएगा, एलील के बारे में बोलिएगा, और फिनोटाइप के बारे में बना गोरा काला, ये हाइट नाटा, ये सब क्या हुआ, फिनोटाइप। चलिए तो हमने क्या लिया, दो पेरेंट लिया, दोनों पेरेंट का जीनोटाइप भी लिख दिया। जीनोटाइप कैपिटल टी, फिनोटाइप टॉल। और इस पेरेंट का जीनोटाइप स्मॉल टी और फिनोटाइप ड्वार्फ। अब क्या हुआ, ये पेरेंट क्या बनाएगा, गैमीट। क्या बनाएगा, और पेरेंट जब भी गैमीट बनाता है तो क्या होता है, मियोसिस से बनाता है। और मियोसिस में क्या होता है, आप जानते थे कि अगर किसी सेल में क्रोमोसोम का संख्या अगर 46 हो
और गैमिट बनेगा तो हर गैमिट में क्रोमोसोम की संख्या 23, यानी अगर 46 का मान 2n है तो गैमिट में क्या होगा n। ठीक है, अगर 4n है तो गैमिट में कितना होगा 2n। अगर क्रोमोसोम की संख्या अगर 40 है तो कितना होगा 20, अगर 20 है तो 10, ठीक उसका आधा। तो कहने का मतलब है इसका गैमिट जो बनेगा वो गैमिट कैसा होगा, इसका ठीक आधा वाला ऐसा, यानी इस गैमिट में कैपिटल टी होगा, इसका गैमिट कैसा होगा स्मॉल टी होगा। यानी ये पौधा भी अपना मेल गैमिट बनाएगा। इसके मन ही मन मान लेना एक मेल है तो एक फीमेल है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, क्रॉस करवा रहे हैं। क्रॉस का मतलब जब भी मैंने बोला कि दो प्लांट के बीच में, दो मटर के पौधा में क्रॉस करवा रहे हैं, तो आप लोग का ध्यान कहाँ जाना चाहिए, सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या सिखाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, एक ही फूल में, सेम ही फूल में क्या कराओ, सेम ही फूल में क्या कराओ, क्या पॉलिनेशन, यानी अपना वाला ही पॉलिन ग्रेन आया। और क्रॉस पे क्या होता था, एक प्लांट यहाँ है और एक प्लांट यहाँ है, इस फूल का इस फूल पे आवे या इस फूल का इस पर जाए, इसको क्या कहते हैं क्रॉस। तो प्यारे जब भी मैं बोलूं क्रॉस करा रहा हूं तो समझ जाना कि क्रॉस पॉलिनेशन, एक प्लांट का फूल यहाँ, एक प्लांट का फूल यहाँ। ठीक है, यानी एक का मेल पार्ट होगा, एक का फीमेल पार्ट होगा। तो अगर मान लो मनी मल ये फीमेल है तो फीमेल गैमिट कैसा हुआ, टी वाला। अगर ये मनी मन मान लो कि ये एंथर वाला है, मेल वाला, तो इसका गैमिट होगा स्मॉल टी। अब दोनों का मिलन होगा, दोनों गैमिट का जब होता है मिलन तो क्या कहते हैं, फर्टी। ये आप लिखने का हैबिट डाल लो, सभी आदमी इसका लिखने का है, ऐसे ही लिखना, परिभाषा एग्जाम्पल जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं। क्रॉस पेरेंट, पेरेंट का गैमिट कैसा हुआ ये दिखाओ, गैमिट ये। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, तो अब यहां क्या बनेगा, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का मतलब क्या हुआ कि इस दोनों का जो बच्चा होगा, इस माता पिता का जो बच्चा होगा उसको बोलेंगे फिलियल 1 जनरेशन, इसको बोलते हैं फिलियल 1, फिलियल 1। तो प्यारे इसका हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों जीन, जो दोनों गैमिट, इस गैमिट का एलील और इस गैमिट का एलील, अगर मान लो ये क्या है फीमेल गैमिट ओवम का एलील और ये मान लो मेल गैमिट का एलील एक साथ आया, तो अब क्या बन गया, जायगोट। ये क्या बन गया, और जायगोट से क्या बन जाएगा, ऑफ स्प्रिंग। जायगोट से क्या बनता है, ऑफ स्प्रिंग, इससे एम्ब्रियो बनता है। आप जानते हो कि जायगोट क्या होता है, 2n, और जायगोट में क्या होता है, माइटोसिस, और माइटोसिस अगर लगातार होता है तो क्या बनता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनता है, सीड, और सीड से क्या बनता है, प्लांट। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला जनरेशन का बउआ बन चुका है, पहला जनरेशन का मटर का पौधा बन के तैयार है। और मटर का पौधा कैसा हुआ, साइंटिस्ट सोचा यार ये कैसा होगा। अब साइंटिस्ट सोचने के लिए बाध्य हो गया, क्यों, क्योंकि अब ये इसको पता है, यहीं पर माथापच्ची हुआ। माथापच्ची ये हुआ कि उनको शुरू में पता था कि कैपिटल टी जो एलील है ये ऐसा प्रोटीन बनाता है कि कोई भी पौधा टॉल हो जाता है। स्मॉल टी ने कहा कि मुझ में वो क्षमता रहा ही नहीं, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए जो रिसेसिव एलील है वो इसी से बना है, इस पे म्यूटेशन से बना है, और इसके पास कोई क्षमता नहीं है टॉल बनाने का, इसीलिए टॉल बनाने वाला प्रोटीन नहीं बना पाता है। इसीलिए ऐसा बंदा या ऐसा प्लांट क्या हो जाता है, नाटा। क्या हो जाता है, नाटा। इसीलिए उस दिन से हम लोग याद कर लिए कि कैपिटल टी क्या करता है, टॉल बनाने वाला प्रोटीन बनाता है, यानी टॉल करवाता है। स्मॉल टी टॉल बनाने वाला प्रोटीन बनाने में अक्षम है, नहीं बना पाता है, यानी वो स्मॉल टी से ड्वार्फ होता है। अब देखो किसी ने कहा कि जब कैपिटल टी और हमेशा एक से कुछ होता नहीं है, हमेशा जोड़ी में आना, ये तो भले इस टॉल वाला प्रोटीन बनाता है और ये ड्वार्फ वाला। अब देखो ये क्या हुआ, अकेला जब भी बोलोगे अकेला से कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कैपिटल टी से क्या होगा, तुम बोला कुछ नहीं होगा। स्मॉल टी से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। हाँ अब मैं बोला, अब बोलो क्या होगा, हाँ अब होगा। जब एलील जोड़ी में आता है तब जाके कोई फिनोटाइप दिखता है। फिनोटाइप माने कोई रंग, रूप, हाइट, गोरा, काला, जो भी हो। जब तक दो एलील जोड़ी में नहीं आएगा तब तक कोई भी फिनोटाइप, कोई भी ट्रेट नहीं दिखेगा। तो प्यारे अब बोले हाँ सर टॉल होगा। क्यों टॉल होगा, क्योंकि कैपिटल टी का काम है टॉल वाला प्रोटीन बनाना, और दोनों कैपिटल टी ही आ गया तो स्वाभाविक है ऐसा प्लांट क्या होगा, टॉल। स्मॉल टी है ले लोटा, दोनों में से कोई भी टॉल वाला प्रोटीन नहीं बना सकता, वही दोनों की जोड़ी बन गई तो ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। अब मेरा कहना है कि अब ऐसा हो गया। अब जब ऐसा हो गया, एक कैपिटल एक स्मॉल एक टी और टी आया,
अब साइंटिस्ट का ली लुट्टा, अब क्या होगा? ये तो जानते हैं कि टॉल, ये जानते हैं ड्वार्फ, ये तो बाद में पोल खुला तब ना अभी तुम लोग बोल रहे हो टॉल होगा। लेकिन शुरुआती में तो मेंडल साहब का पसीना चलने लगा कि अब क्या होगा। कभी कहे अच्छा अच्छा ड्वार्फ होगा, क्योंकि स्मॉल टी के कारण क्या होता है ड्वार्फ। कभी कहे नहीं कैपिटल टी के कारण टॉल होता है तो टॉल हो जाएगा। अब कहने में बड़ा मुश्किल है, क्या बोलें। अभी बोलने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, अभी बोलने में कोई दिक्कत हुआ जब हेट्रोजाइगस आया, यानी जब प्योर था तो कोई दिक्कत नहीं, जब इम्प्योर आया, मिक्स हो गया, तब पसीना चलने छूटने लगा कि यार हम कैसे कह दे कि टॉले हो जाएगा, हम कैसे कह दे कि ड्वार्फे हो जाएगा। तब इसको, इस बीज को, मटर के इस बीज को, जितना भी मटर का बीज आया था पहला जनरेशन में जितना भी मटर का बीज आया, सब बीज का जीनोटाइप कैसा था? कैपिटल टी स्मॉल टी। और सारे बीज को जब मिट्टी में डाला गया, जब रोपा गया, तो जितना भी पौधा जन्म लिया सारा पौधा क्या हो गया? टॉल, एक भी नाटा नहीं हुआ। तब मेंडल साहब का दिमाग खुला, ओ माय गॉड, जब ऐसा होता है तो टॉल हो गया, मतलब इसका ये अपना रूप दिखाया, और ये अपना रूप, इसका अपना रूप क्या है? ड्वार्फ। इसका अपना रूप क्या है? टॉल। तो इसका रूप दिख गया, इसका नहीं दिखा। और उसी दिन ये कंसेप्ट आया लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब क्या कि जब सेम एलील आता है तो कोई बात नहीं, जब टू डिफरेंट एलील की जोड़ी बनती है तो उसमें से एक एलील अपना इफेक्ट नहीं दिखाता है और एक एलील अपना इफेक्ट दिखाता है। जो एलील अपना इफेक्ट दिखाया उसको बोलते हैं डोमिनेंट एलील, और जो अपना रूप नहीं दिखाया उसको क्या बोलते हैं? रिसेसिव एलील। क्या कहते हैं? रिसेसिव एलील। और इस पूरी घटना को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहते हैं इसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। यहीं से आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ टी आया तो इसका नाम आया क्या? टॉल। अब साइंटिस्ट ने लिखा ये बच्चा कैसा होगा? टॉल। इसका मतलब है कि F1 जनरेशन में मटर का जितना बच्चा हुआ, जितना मटर का पौधा, सब क्या हो गया? टॉल। अब क्या किया? अब मेंडल साहब का दिमाग घुरा, दिमाग मैंने लगा कि यार ये क्या हो गया, जिसका माँ बाप में एक टॉल हो, माँ टॉल है, बाप ड्वार्फ है, सारा बच्चा टॉले कैसे हो गया? अरे दोनों मिक्स होता, सारा टॉल हो गया। उसने झट से क्या किया? अब जो F1 जनरेशन जो बच्चा आया, उसको क्या करा? सेल्फिंग। क्या करा गया? सेल्फिंग का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? एक ही फूल में ये फीमेल पार्ट है ना, और इसी का फटा और इसी का पोलन ग्रेन आया। पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन क्या बनाता है? मेल गैमीट। अगर पोलन ग्रेन यहाँ आया अपना वाला ही फूल में, यहाँ क्या? ओव्यूल। ये है ओवरी के अंदर क्या? ओव्यूल। तो अपना वाला ही आएगा। तो प्यारे, तो इसका क्या हुआ कि जो मेल पार्टनर का जीनोटाइप है वही फीमेल पार्टनर का जीनोटाइप होगा। मतलब सेल्फिंग का मतलब ही होता है, याद कर लो आज के बाद, कि जो यहाँ लिखा हुआ है वही मेल बन गया, और वही यानी वही वैसा वाला गैमीट, वैसा वाला जीनोटाइप मेल का है और वैसा वाला फीमेल का है। इसको बोलते हैं हम लोग पेरेंट। सेल्फिंग का मतलब क्या हुआ कि आप इस प्लांट में सेल्फिंग करा रहे हो, मतलब इसके फूल में, एक ही फूल में करा रहे हो, यानी एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, एक स्टामेन है और एक कार्पेल है। क्योंकि एक ही फूल का पार्ट है। जैसे डी कुमार के नाक से सेल निकालो, डी कुमार के कान से सेल निकालो, हर सेल में वही क्रोमोसोम, वही जीन, सब कुछ सेम होगा। जीन तो सेम है ना, जीनोटाइप सेम होगा। यहाँ का जीनोटाइप, यहाँ का जीनोटाइप, यहाँ का जहां से निकालो जीनोटाइप से होगा। एक ही फूल है, सेम फूल है। तो इसमें मेल पार्टनर स्टामेन का और फीमेल पार्टनर इसका, दोनों का तो जीनोटाइप सेम होगा। और जीनोटाइप कैसा होगा? ऐसा ही होगा। इसीलिए मेल है, ये फीमेल है, ये कार्पेल है, ये स्टामेन है। तो आपन का अब दो पेरेंट मिल गया, ये माता और पिता दोनों कैसा है? टॉल। क्योंकि ये अपने क्या है? टॉल। इसी को सेल्फिंग करा दिए। अब क्या होगा? कोई पेरेंट क्या बनाता है? गैमीट। क्या बनाएगा? गैमीट। लेकिन अब तुम पहले बार में क्या कहा कि सिर्फ एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, सबका नाम होगा टी। हर गैमीट में टी जाएगा। लेकिन अब क्या होगा? हर गैमीट, यहां पर दो प्रकार का गैमीट बनेगा, एक कैपिटल टी या स्मॉल टी। यहां भी दो प्रकार का गैमीट बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखो, अगर ये हो गया मन ही मन, मान लो ये क्या है? ओवम, फीमेल गैमीट। इसको मान लो मन ही मन फीमेल, इसको मान लो ये मेल का सिंबल है। तो अगर ये मेल का सिंबल है तो ये क्या हो गया? स्पर्म। अरे क्या हो गया? ये स्पर्म।
अब ध्यान दो, अब तुम सोचो कौन, अगर मान लो एक पति पत्नी में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है हम लोगों में, तो मर्दों के साइड में दो प्रकार का स्पर्म बनता है। एक स्पर्म का नाम है वाई वाला और एक स्पर्म का नाम है एक्स वाला। एक है 22 प्लस एक्स और एक है 22 प्लस वाई, यानी 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम। और जो औरत बनाती है ओवम, वो हमेशा क्या है 22 प्लस एक्स। जो औरत ओवम बना के बैठी हुई है, जो औरत ओवम बना के बैठी हुई है, देखो ये ओवम जान लो ये क्या है 22 प्लस एक्स है। और यहां से जो स्पर्म आया भैयाना में, ये स्पर्म एक्स वाला भी है और वाई वाला भी है। अब इसमें से कौन जाएगा मिलने के लिए? ये बात पक्की है कि एक ही स्पर्म जाएगा मिलने के लिए। एक स्पर्म की मुलाकात होगी और सारा स्पर्म मर जाएगा। कौन स्पर्म जीतेगा, एक्स वाला की वाई वाला, ये कोई नहीं जानता है। ये रैंडम मीटिंग होता है, रैंडम। और मान लो अगर ये मिल गया इससे, तो कैसा होगा 22 प्लस एक्स ओवम वाला, अब 22 प्लस वाई स्पर्म वाला, दोनों को जोड़ो 22 और इधर क्या होगा एक एक्स और वाई, तो 44 और 2 46 क्रोमोसोम पूरा गया 46, ये बन गया जाइगोट। और अगर ऐसा मुलाकात हुआ एक्स वाई आया तो कह देना ये बेटा होगा। एक एक्स और एक वाई हो, ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम है, इसको बोलते ऑटोजोम, इसको बोलते ऑटोजोम, इसको बोलते सेक्स क्रोमोसोम। ध्यान दो, हम लोग के बॉडी में प्रत्येक सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है और 46 क्रोमोसोम में से 44 क्रोमोसोम को ऑटोजोम कहते हैं और बाकी 2 क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और इस 44 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a, ए माने ऑटोजोम, ए माने 46 में से 44 ऑटोजोम है और 2 सेक्स क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम का नाम है एलोजोम। अब देखो 44 को तुम 2a लिख दो और यहां लिखो XX या 2a प्लस XY। अगर ऐसा है तो ये मर्द है और ऐसा है तो ये औरत है, यानी ये फीमेल है। अब देखो a का मान कितना 22, a का मान 22 दूनी 44, 45 46, चलो a का मान 22, 22 दूनी 44, 44 ऑटोजोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम, एक एक्स और वाई। एक एक्स और वाई हो तो मेल, एक एक्स और एक्स हो दोनों तो फीमेल। ये बात तुमको याद कर लेना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेल और फीमेल का होना हम लोगों में ये कब निर्धारित हो जाता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मिला, कौन मिला, उसी वक्त का ये निर्धारित हो गया कि मेल होगा कि फीमेल होगा। इसीलिए मर्द का बेटा का होना या बेटी का होना ये औरत पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है किस पर? मर्दों पर डिपेंड करता है कि उसमें से कौन स्पर्म गया। लेकिन यहाँ औरतों को प्रताड़ित किया जाता है कि ये कुलक्षणी है, ये राक्षसनी है, जब से घर में तब से खाली बेटी पैदा हो रहा है। लेकिन प्यारे यहाँ पर औरत को बिल्कुल कुछ भी दोष मत दो। दोष देना है तो बेटा को दो या किसी को मत दो। आप अपने बेटा को भी दोष मत दो, क्योंकि आपके बेटा इतना पावर कहाँ कि छान के भेजे। कह दो छान के भेज दो वाई वाला, कह दो छान के भेजो वाई वाला, बेटे होगा। लेकिन है अपने बेटा में ताकत, वो छान भेजेगा नहीं। तो इसको बोलते रैंडम मीटिंग। तो रैंडम मीटिंग का मतलब क्या कि अब इसमें से किसी को पता नहीं है कौन ओवम किससे मिलेगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। अब अगर मगर लेकिन करो, अगर मगर लेकिन क्या, अगर ये चूंकि फीमेल है तो ये ओवम है, अगर ये फीमेल गैमीट इस मेल गैमीट से मिलता है तो बउआ ऐसा होगा। अगर ये फीमेल गैमीट इस स्पर्म से नहीं इस स्पर्म से मिलता है तो बउआ ऐसा होगा। अब चलो इसका काम समाप्त। अब चलो इस ओवम पे, अगर ये ओवम इस स्पर्म से मिलता है तो बउआ ऐसा होगा। तुम कहोगे सर आप ऐसे कहें लिखे, किसी का मन माया होगा, क्योंकि पहले कैपिटल लिखते हैं तब क्या लिखते हैं स्मॉल। ये भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला, और अगर ये ओवम इस स्पर्म से मिलेगा तो बउआ ऐसा होगा। ये अगर मगर तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को पता नहीं कि कौन किससे मिलेगा, तो हम सारी संभावनाओं को लिखते हैं। और ये जो बच्चा अभी आएगा, ये बच्चा हुआ F2 जनरेशन का, मतलब इसका बाल बच्चा हुआ, इसके लिए हुआ F जनरेशन। लेकिन इसके लिए क्या हुआ, इसका पोता पोती हुआ है।
इसका पोता पोती आया। तो इसके लिए ये था F1 जनरेशन, और इसकी जब शादी हुई और इससे जो बच्चा आया क्या हुआ, ये F2 जनरेशन का बच्चा हुआ, फिलियल टू यानी सेकंड जनरेशन का बच्चा हुआ। और बच्चा कैसा कैसा हुआ, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा। प्यारे, ये हुआ टॉल, ये तो हम जानते हैं। ये हुआ ड्वार्फ, ये हम लोग पहले से जानते हैं। और ये हम जान गए थे F1 जनरेशन से कि ये भी क्या होगा, टॉल। तो अगर हम इस चारों बच्चा का F2 जनरेशन में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में चारों बच्चा पर हम विचार करें तो तीन बच्चा क्या हुआ, टॉल। एक, दो, तीन टॉल और एक ड्वार्फ। अब फिर दिमाग इसका चल बोला, अरे यार, वहां मां और बाप में, शुरुआती में मां और बाप में एक टॉल था, एक ड्वार्फ था, सब बच्चा टॉले हो गया। और अब मैं देख रहा हूं कि मां और बाप दोनों टॉल है, और उसके सारे बच्चों में मैं देख रहा हूं कि तीन टॉल और एक नाटा भी आ गया। ये कैसे हो रहा है? तो यहां से आया था दिमाग में उनके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्योंकि ये जो जीन है, क्रोमोजोम अलग होता है, क्रोमोजोम अलग हुआ तो जीन अलग हुआ। आज जीन अलग हुआ तब तो एक मुसीबत, एक समय ऐसा भी आया जो ये और ये मिला। अगर अलग नहीं होता तो ये मिलने का नौबत ही नहीं आता और ऐसा बच्चा नहीं बनता। तो माय डियर, इसीलिए इस पर दो आया कंक्लूजन। बहुत डिटेल्स हम नहीं कर सकते, शॉर्टकट में बता रहे हैं। इसका क्या आया, कंक्लूजन। अच्छा हाँ, इसको आप एरो देख लिखते हो, लेकिन हमने आपको कैसे लिख के भेजा, हमने ये समझाने के लिए किए थे। इसको ऐसे बना देना हमेशा, ऐसे। इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर चार्ट। क्या बोलते हैं? पनेट साहब ने कहा, ये क्या आप लोग ऐसे 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 किए जा रहे हैं, ये पगला जाएगा। बहुत आदमी पहली बार पगला गया, किन्ने से किन्ने आया। तो इसलिए ऐसा मत कीजिए, और क्या कीजिए, आराम से ऐसे करके चार्ट बनाइए। चार बच्चा बनेगा, दो गैमेट यहां, दो गैमेट दो, दो, चार, चार बच्चा बनेगा, चारों घर बनाइए। और हल्का सा ऐसे कर दीजिए। यहां लिखना हॉरिजॉन्टल में मेल गैमेट, और इसमें लिखना फीमेल गैमेट। तो चलो भैया, फीमेल गैमेट चलो सेम ही है। चलो मान लो ये फीमेल गैमेट है, तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। मेल गैमेट कैसा है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। हो गया, लिख दिए। अब चलो ये चार, अब देखो, अगर अब ये क्या हो गया, ये ओभम हो गया। अगर यह तुम लिखो फीमेल गैमेट, तो ओभम ओभम। अगर लिखो मेल गैमेट, स्पर्म स्पर्म। अब चलो, अगर इस ओभम की मुलाकात इस ओभम से, इस स्पर्म से होगा तो बउआ ऐसा। अगर इस ओभम की मुलाकात इस स्पर्म से होगा तो बउआ ऐसा। ये लिखो और ये लिखो। अगर इसकी मुलाकात इससे होगी, इस ओभम की मुलाकात इससे, बउआ ऐसा। और इसकी मुलाकात इससे होगी तो बउआ ऐसा। अब चलो, ये लिखा आपने जीनोटाइप, चारों बच्चे का आपने क्या लिखा, जीनोटाइप, यानी उसका एलील कौन कौन है। अब क्या लिखोगे, फिनोटाइप, यानी दिखने में कैसा है। तो टॉल 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 और ड्वार्फ। देखो कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, ये ऐसे ऐसे। तो पनेट साहब ने दिया था ये, इसको बोलते चेकर बोर्ड मेथड, कि आप एक बोर्ड बनाइए, उसमें चेक कीजिए कि क्या चारों बच्चे का क्या जीनोटाइप है, क्या फिनोटाइप है, क्या जीनोटाइप है, क्या फिनोटाइप है। आराम से चेक कीजिए और तब लिखिए। अब लास्ट में कंक्लूजन। पहले ये लिख लो, जीनोटिपिक रेशियो कितना आया और फिनोटिपिक रेशियो कितना आया। फिनोटिपिक रेशियो इन सारे बच्चों में, F2 जनरेशन में जितना बच्चा आया उसका क्या लिखेगा, फिनोटिपिक रेशियो कितना आया, 3:1। 3 मतलब क्या, 3 हुआ टॉल और 1 हुआ ड्वार्फ। 3 हुआ टॉल, 1 हुआ ड्वार्फ। और चलिए जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, 1:2:1। मतलब क्या, जीनोटिपिक मतलब इस चारों बच्चे में देखो ऐसा वाला कितना, 1, कैपिटल टी वाला 1, और इस जीनोटाइप का कैपिटल टी स्मॉल टी को 2, और ऐसा वाला 3। ये अलग जीनोटाइप हुआ, ये अलग जीनोटाइप हुआ। जीनोटाइप माने कौन कौन एलील है, इसमें स्मॉल स्मॉल है, इसमें कैपिटल कैपिटल है, इसमें कैपिटल स्मॉल वाला। तो ऐसा वाला 4 बच्चा में 1 है, ऐसा वाला 2 है, ऐसा वाला 1 है। 1:2:1, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कैपिटल टी इज 2, कैपिटल टी स्मॉल टी इज 2 माने अनुपात। और ये ऐसे, बस हो गया। तो आपने क्या लिखा, रेशियो। और लगे हाथ आप क्या लिख दो बगल में, लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब क्या लिखोगे, कंक्लूजन क्या क्या निकला। कंक्लूजन क्या क्या निकला, पहला कंक्लूजन लॉ ऑफ डोमिनेंस,
लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये रटो, इसको बोलते हैं सेकेंड लॉ। और इसका एक नाम और भी पड़ा, और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट। इसका नाम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक नाम और भी है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट। और ये दो लॉ आया। और प्यारे, इस तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन यहां समाप्त हो जाएगा। वैसे इसके बारे में भी आप 2-3 लाइन लिख सकते हो, इसके बारे में 2-3। देखो मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास समय है तो 2-3 लाइन लिखना, 2-3 लाइन लिखना। अदरवाइज इतना लिख करके समाप्त कर तो भी चलेगा। जैसे मैंने आपको क्या लिख के भेजा है, लॉन्ग क्वेश्चन तब समाप्त होगा जब इसके बारे में 3 लाइन लिखो, इसके बारे में 3 लाइन लिखो। और वैसे भी आपका ये क्या है, गेस क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसीलिए मैं अब आप इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो इस प्रकार से आप लॉन्ग क्वेश्चन को यहां भी समाप्त कर सकते हो। ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब चलो इसमें क्या लिखोगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलो ये अगला क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन भी देखो, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन है 7वां का ए, 7वां का ए, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस बस वही जो मैं भी लिखा था। पहला, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लिख सकते हैं अपना मन से। इसमें मतलब क्या होता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कब दिया गया, क्या चीज को देख करके? F1 जनरेशन को देख करके। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो F1 आया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो F1 आया था, ये इसको देख के मेंडल साहब का दिमाग में सनक गया कि भाई जब माँ बाप में एक टॉल है, ड्वार्फ है, सब बच्चा टॉले कैसे हो गया? सब बच्चा का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी आया, सब बच्चा ऑल टॉल, 100% बच्चा टॉल हो गया। इसी को देख के क्या आया, ये लॉ दिमाग में आया था। इसीलिए दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन, ऑफस्प्रिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के फर्स्ट जनरेशन के ऑफस्प्रिंग को देखकर साइंटिस्ट ने क्या दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद लिखना, व्हेन, जब दो एलील जब सेम आता है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ बोलने में, क्या होगा तो टॉल, क्या होगा ड्वार्फ। दिक्कत कब हुआ इसमें, तो बोलेंगे व्हेन टू डिफरेंट एलील्स कम टुगेदर, यानी एक साथ आता है, देन वन ऑफ देम, उसमें से क्या हुआ, जब दोनों एक साथ आया तो क्या हुआ, ये अपना रूप दिखा दिया। वन ऑफ देम एक्सप्रेसेस इट्स फिनोटाइप, वन ऑफ देम एक्सप्रेसेस माने दिखाता है इट्स फिनोटाइप, और उसको कहा गया जो देखो डोमिनेंट एलील, कॉल्ड डोमिनेंट एलील। एंड अनदर, और जो दूसरा है, एंड अनदर डज नॉट एक्सप्रेस इट्स फिनोटाइप, यानी इसके बारे में बोल रहे हैं, called recessive allele, and this whole phenomenon is called law of dominance। हम लिख के भेजे हुए हैं law of dominance, और यहां लिख देना एक्सेप्शन। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या है? क्या हर जगह दुनिया में मेंडल साहब का लॉ ऑफ डोमिनेंस चलता है क्या? क्या हर जगह मेंडल साहब का लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू होता है क्या? नहीं। तो इसका एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। बस यहां आ गया। अब चलो अगला था आपका आंसर समाप्ति। उसके बाद है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नाम क्या पड़ा? लॉ ऑफ प्यूरिटी। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है? अलग हो जाना। आपने कहा कि सर देखिए ध्यान देना, इस पेरेंट की बात की आपने, इसी की आपने शादी की, इसी को इसी से करा दो। आपने कहा इसका गैमिट ऐसा बनेगा, आपने कहा इसका गैमिट 2 प्रकार का बनेगा। अब देखो ये क्या है, कैपिटल टी वाला, ये क्या है स्मॉल टी वाला। ध्यान देना, इसका फोटो ऐसे बनाओगे। अगर किसी ने कहा कि इस बच्चे का फोटो बनाओ, क्रोमोजोमल फोटो, तो ऐसे बनाओगे। ये क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम, क्रोमोजोम पर कौन बैठा है? जीन। क्रोमोजोम पर कौन बैठा है? जीन। क्रोमोजोम एक साथ हुआ तो दोनों एलील एक साथ। और देखो यहां भी क्या होगा? कैपिटल टी। यहां भी क्या होगा? स्मॉल टी। ये दोनों सेम वाला है ना,
तो स्मॉल टी ये कैपिटल टी। अब चलो यहां से धागा आया कौन, मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में, और इसको ईर घाट और बीर घाट, देखो कैसे होता है, इसको ले गया इधर और इसको ले गया इधर, जल्दी बोलो, कैपिटल टी स्मॉल टी। चलिए उसके बाद क्या हुआ, ये ऐसे धस गया और धसते धसते क्या बन गया, 2 सेल, क्या बन गया, 2 सेल बन गया। इस सेल में क्या गया, कैपिटल टी, और इस सेल में क्या गया, स्मॉल टी वाला क्रोमोसोम, यानी मियोसिस 1 समाप्त। इसको क्या बोलते हैं, मियोसिस 1। तो मैंने पहले बोला कि जेनेटिक्स जो भी है 5वां चैप्टर वो पूरा मियोसिस पर आधारित है। जिस आदमी को मियोसिस नहीं आता है तो समझिए आपको वो जेनेटिक्स लगभग नहीं के बराबर आएगा। मियोसिस 1 समाप्त, मियोसिस 1 की समाप्ति पर एक सेल 2 सेल में टूट गया। अब ये दोनों थोड़ा आराम करेगा, दोनों आराम करने के बाद ये भी करेगा मियोसिस 2 और ये भी करेगा मियोसिस 2। और मियोसिस 2 क्या है, मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, ये माइटोसिस की तरह होता है। इसमें क्या होगा कि बस इधर से धागा आया, धागा का नाम क्या है, स्पिंडल फाइबर, क्या नाम है, और ये क्या है, इस पर खींचातानी होगा, ये बीचों बीच टूट जाएगा, खींचातानी होगा बीचों बीच टूट जाएगा। और ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों क्या है, बनाए थे ना आप लोग को, और ये दोनों बहन अलग हो गए, देखो कैसे हो, ध्यान देना। तो पहला सीन ऐसा होगा, एक सीन और बना देते हैं, ये क्या होगा देखो, एक बहन ये टूट गया, एक बहन ईर घाट और एक बहन, सेल अभी एक ही है, इसका भी नाम कैपिटल टी, अब यहां भी खींचातानी इतना जोर का हुआ कि यहां से टूट गई, और टूटने के जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट किया, दोनों बहन अलग हुई, तो एक क्रोमोसोम यहां, अभी एक ही क्रोमोसोम है, अब बन गया 2 क्रोमोसोम, अभी एक क्रोमोसोम है, ये दोनों बहन है, क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम का 2 क्रोमेटिड, लेकिन जब दोनों बहन अलग अलग हो जाती है तो बन गया 2 क्रोमोसोम, और इसमें भी स्मॉल टी है, इसमें स्मॉल टी है। अब चलो ये धसेगा, धसते बन गया 2 सेल, एक सेल 2 सेल, ये धसेगा क्या बन गया, 2 सेल, मान लो। तो क्या हो गया, इसमें गया ये, क्या गया, स्मॉल टी कैपिटल टी। तो आपने देखा ये जो अलग अलग हो रहा था इसी को बोलते हैं सेग्रीगेशन, यानी दोनों बस एक साथ था, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ था, तो दोनों एलील एक साथ था और दोनों एलील पेयर में था, नाम था ऐसा। जैसे गैमीट बना, जब आदमी मियोसिस करेगा, तो जब आदमी बनाएगा गैमीट तो क्या करेगा, मियोसिस, और मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस 1, और ये अलग अलग होना ही है, अलग अलग हुआ, देखो यहाँ चला गया, एक सेल में ये चला गया कैपिटल टी वाला, एक में चला गया स्मॉल टी वाला, बाद में ये भी टूटेगा, तो ये तो वही सेम बना, टी और टी, यानी कहने का मतलब हमारे पास 4 गैमीट बना। और वैसे भी आप जानते हो कि एक सेल में अगर मियोसिस होता है, तो कितने सेल बनते हैं, 4, देखो चारों सेल बन गया, और चारों सेल में क्या क्या गया, एक में कैपिटल टी गया, एक में कैपिटल टी गया, एक स्मॉल टी गया, इसमें स्मॉल टी, यानी ये दोनों एक टाइप का कैपिटल टी वाला और ये दोनों एक टाइप का, यानी आपने देखा 2 प्रकार गैमीट बना। और आप एक चीज और देख रहे हो, हर गैमीट में अगर मैं टी और टी की बात करूं, तो दोनों एलील में से कोई एक ही एलील जाता है। ये जोड़ी में है, अभी जोड़ी में है, लेकिन अभी दोनों में से कोई एक ही एलील गया, कैपिटल टी या स्मॉल टी, देखो ना, कैपिटल टी या स्मॉल टी, कैपिटल टी या क्या गया, तो कैपिटल टी, क्या गया, तो कैपिटल टी, जोड़ी में नहीं है, जोड़ी टूट गया, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी बोलना पड़ेगा, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस अकर्स, और मियोसिस में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो गया, तो जब क्रोमोसोम अलग हो गया तो दोनों पर बैठा हुआ सवारी भी अलग अलग हो गया, एक ईर घाट और एक बीर घाट अलग अलग सेल में चला गया, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि गैमीट हमेशा प्योर होता है। प्योर क्या होता है, जैसे तुम दुकानदार के पास जाओ, बोलना कि एक चावल दीजिए, एक चावल का दाना, 1 किलो नहीं, दुकानदार से कहना कि एक चावल का दाना दीजिए, तो वो दुकानदार कभी तुमको गलत सामान नहीं देगा। चावल का दाना अगर तुम 1 लेने आए हो तो हमेशा चावल ही देगा, वो कंकर नहीं देगा। लेकिन अगर तुमको 100 ग्राम चावल देने के लिए, तो उसमें से 4 को 5 को कंकर भी दे देगा, मिक्स कर देगा। तो इंप्योरिटीज हो गई और जो मिलावट हो गया, और जहां एक चीज होता है वो कभी मिलावट
अकेला कभी, अकेला हमेशा प्योर होता है। तो चूंकि हर गैमिट में एक एक एलील गया, इसीलिए हमेशा गैमिट क्या होता है, गैमिट क्या होता है, हमेशा प्योर होता है, क्योंकि उसमें दोनों में से कोई एक गया। और जैसे अभी देखो क्या बोलेंगे, अभी मैं बोलूंगा तो क्या ये इम्प्योर, ये क्या है तो प्योर, ये क्या है तो प्योर यानी होमोजाइगस, ये क्या इम्प्योर। तो प्योर इम्प्योर तुम कब बोला, जब दो या दो से अधिक हो, चेक करके मिला कि हाँ ये दोनों प्योर है, प्योर है। और जब अकेला ही हो तो क्या प्योर क्या इम्प्योर, वो तो हमेशा प्योर होता है। तो इसीलिए हर गैमिट में एक एक एलील जाता है और एक एलील हमेशा प्योर होता है। इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नाम क्या पड़ गया, लॉ ऑफ प्योरिटी भी। अब तुम कहोगे सर बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ नहीं सीखे, क्योंकि आप एक ही बात देखो, जेनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है, जेनेटिक्स को छोड़कर, जेनेटिक्स क्रैश कोर्स के लिए जेनेटिक्स नहीं बना है। जेनेटिक्स ज्ञान का सागर है, और जब तक ज्ञान के सागर में डुबकी नहीं लगाओगे, जेनेटिक्स को बहुत बढ़िया से यहां उतार नहीं सकते हो। अभी आपके पास बहुत कम समय है और जेनेटिक्स की तैयारी करनी है, तो जो एकदम बहुत कुछ आपको रट्टा मार भी करना पड़ेगा, जो बात फैक्ट है रट्टा मार। अब जैसे बहुत बात बोले, हम तो अपने आप में खुश हैं, हम खुश क्या, हम खुश नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि बहुत जो आदमी पहली बार क्लास कर रहा है, जो आदमी बीच बीच में जेनेटिक्स क्लास कहीं नहीं किया और आज पहली बार जेनेटिक्स क्लास कर रहा है, तो उसको ये जितनी बात मैं बताया हूँ 100% दिमाग में नहीं गया होगा, मेरी डैम श्योर है। लेकिन जो मैं लिख के भेजा हूं आपको, जो मैं लिख के भेजा हूं उसको मैं बढ़िया से डील कर दिया हूं। अब ये होगा कि अब तुम लिखोगे तो तुम ये लगेगा कि पढ़ा हुआ लगेगा, ये लगेगा कि पढ़ा हुआ है, सबको रट लेते हैं और लिख देंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। सेग्रीगेशन का हिंदी क्या होता है, अलग होना। जब जब लोग गैमीट बनाएगा तो मियोसिस होगा, और मियोसिस होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है, अलग अलग। कौन धागा खींच के ले गया, धागा खींच के ले गया, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन, अलग होना। सेग्रीगेशन हुआ, दोनों बस साथ साथ था तो दोनों का सवारी साथ साथ था, बस अलग अलग हो गया तो सवारी भी अलग अलग हो गया, बस इतना ही, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन, समाप्त। और हर गैमीट में एक एक एलील गया, और एक एलील हमेशा क्या होता है, प्योर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी। चलिए, तो इसका मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस समाप्त। उसके बाद चलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, समाप्त। उसके बाद चलते हैं हम लोग ये, इसको चलते हैं फटाफट करते हैं, इसको करते हैं। उसके बाद आते हैं हम कोडोमिनेंस, और ये 2-3 लाइन का है। देखिए, पहला है सतमा का ए तैयार, सतमा का ए तैयार, सतमा का बी क्या है, जीनोम। सतमा का बी क्या है, जीनोम। जीनोम क्या है, बस एक लाइन में, कंप्लीट सेट ऑफ, मैं लिख के भेजूंगा, कंप्लीट सेट ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल, कंप्लीट सेट ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन हैप्लोइड सेल, वन हैप्लोइड सेल ऑफ एनी स्पीसीज इज कॉल्ड जीनोम। समाप्त। अब कुछ लिखना ही नहीं है, जीनोम। जीनोम जब भी 2 नंबर पूछेगा तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जीनोम और जीन पूल क्या है, डिफाइन जीनोम एंड जीन पूल। जीनोम पर 1 नंबर और जीन पूल पर 1 नंबर, दोनों मिल गया तब बनेगा शॉर्ट नोट्स, क्योंकि इसका इतना ही आंसर है क्या, कंप्लीट सेट ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन हैप्लोइड सेल ऑफ एनी स्पीसीज इज कॉल्ड जीनोम। मतलब जैसे मान लो एनी स्पीसीज, इंसान, आज मैं इंसान की बात करता हूं तो इंसान क्या है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब 2n, 2n मतलब 2 सेट क्रोमोसोम, पता थे ना। अब चलो, तो 2 सेट का मान कितना, इंसान में 2 सेट का मान कितना, 46। इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के एक हैप्लोइड सेल में डिप्लॉइड का मान 2n है, तो n का मान कितना, 23। और हम आपको बताए थे कि हमारे बॉडी में जितने भी गैमिट्स होते हैं, शुरू में बता दिए थे क्रैश कोर्स के शुरू में ही, दुनिया में जब भी बोलना, गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड, गैमिट्स आर ऑलवेज, एंड जाइगोट्स आर ऑलवेज डिप्लॉइड, स्पोर्स आर हैप्लोइड। सिखाए थे ना, हैप्लोइड का मतलब n यानी 1 सेट क्रोमोसोम, डिप्लॉइड का मतलब 2n 2 सेट, ट्रिप्लॉइड का मतलब 3n, सब सिखाए थे शुरू में ही। तो चलिए, तो ये 2n है, तो इंसान के बॉडी में सर से लेकर पांव तक जितना भी सेल है सब 2n है, हर सेल में 46 है। और हमारे बॉडी में कौन सेल है जिसमें सिर्फ n है, 1 सेट क्रोमोसोम है, उसका नाम है गैमिट। और औरतों में ओवम, और मर्दों में स्पर्म। तो हमारे बॉडी में स्पर्म एक ऐसा चीज है
जो हैप्लॉइड सेल है। औरतों में ओवम एक ऐसा चीज है जो हैप्लॉइड है, और मनुष्य का हैप्लॉइड सेल है। तो मनुष्य के हैप्लॉइड सेल का मान कितना, एन का मान 23, यानी उसमें 23। तो प्यारे, मनुष्य का जीनोम किसे कहते हैं? तो मनुष्य के एक हैप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम है? 23। इसी को जीनोम कहते हैं। 23 क्रोमोसोम के जीन को मिला दो, डीएनए को मिला दो, उसी को जीनोम कहते हैं। अगर मैंने बोला मटर, तो मटर क्या है? डिप्लॉइड। मटर में डिप्लॉइड का मान कितना? 14। 2n का मान कितना? 14। इसीलिए n का मान कितना? 7। यानी मटर के हैप्लॉइड सेल में, मटर के हैप्लॉइड सेल में 2n का आधा n का मान 7। मटर के हैप्लॉइड सेल में 7 क्रोमोसोम। अगर मैं बोलूं ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला क्या है? 2n। सर आप सबको 2n कह रहे हैं, काहे? क्योंकि विश्व का हर चीज 2n होता है। जितना भी एनिमल प्लांट है, एक की दो की छोड़कर, जितने भी हैप्लॉइड है उसको छोड़ करके, दुनिया में जितने भी प्राणी है आंख मुंद के सबको बोलो डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। प्याज, लहसुन सब डिप्लॉइड। गाय, बैल, बकरी, पक्षी, बंदर, इंसान सब डिप्लॉइड। 2n एक्सेप्ट एक दो चीज। किसको? गेहूं। जो गेहूं हम लोग खाते हैं वो 6n है, जो साइंटिस्ट ने खुद बनाया है। और उसके बाद दुनिया में जितने भी एक कोशिकीय प्राणी है, अमीबा, एल्गी, फंजाई, जो भी, वो सब क्या होता है? वो सब क्या होता है? हैप्लॉइड। बाकी सब डिप्लॉइड है। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं अभी, आंख मुंद के मैं क्या बोल रहा हूं कि ड्रोसोफिला 2n। ड्रोसोफिला का नाम क्या? फ्रूट फ्लाई। और 2n का मान 8। हम लोग में 2n का मान 46, मटर में 2n का मान, तो n का मान 7 इसमें। तो मटर के एक हैप्लॉइड सेल में 7 क्रोमोसोम है। 1 2 3 4 5 6 7, और 7 क्रोमोसोम में एक एक डीएनए है। सब डीएनए को जोड़ लो। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। तो 7 क्रोमोसोम में जितना जेनेटिक मटेरियल है उसी सब को मिलाकर जीनोम कहते हैं। मनुष्य में हैप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोसोम है। 23 क्रोमोसोम में डीएनए, 23 क्रोमोसोम के डीएनए को जोड़ दो, क्या कहेंगे उसको? जीनोम। ड्रोसोफिला में 8 है, n का मान 4 है, यानी ड्रोसोफिला के एक हैप्लॉइड सेल में 4 क्रोमोसोम है। तो चारों क्रोमोसोम मिलाकर जितना जेनेटिक मटेरियल है उसी को बोलते हैं जीनोम। अब इसलिए आज के बाद याद कर लो, जीनोम किसे कहते हैं? किसी भी स्पीशीज के एक हैप्लॉइड सेल में, किसी भी स्पीशीज के एक हैप्लॉइड सेल में, डिप्लॉइड नहीं, हैप्लॉइड सेल में जितना टोटल जेनेटिक मटेरियल है उसी क्या कहते हैं? जीनोम। याद हो गया? तो कंप्लीट सेट ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन हैप्लॉइड सेल ऑफ एनी स्पीशीज इज कॉल्ड जीनोम। समाप्त। जीन पूल किसे कहते हैं? अगला है जीन पूल किसे कहते हैं? जीन पूल, जब भी पुल मने पोखर, पुल मने पोखर, जीन का पोखर। ओ माय गॉड, जीन का पोखर एक इंसान का नहीं हो सकता। एक इंसान में कितना जीन है, उस जीन से पोखर थोड़े बनेगा। जीन का पोखर होता है किसका? पॉपुलेशन का। मान लो ये मधुबनी का पॉपुलेशन है, मधुबनी में इंसान का, पूरे मधुबनी के इंसान का पॉपुलेशन। तो अब पूरे मधुबनी के इंसान के पॉपुलेशन का जीन पूल होगा। या मैंने बोला कि इस पोखर में जितना मछली है उस मछली का पॉपुलेशन का जीन पूल हमेशा पॉपुलेशन होगा। इस पूरे दरभंगा में जितना चूहा का पॉपुलेशन है, सारे चूहा का जीन पूल। तो जीन पूल हमेशा पॉपुलेशन का होता है। इसीलिए जीन पूल का परिभाषा कैसे लिखोगे? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स एंड देयर एलील्स। जितने जीन हैं और उनके जितने एलील्स हैं, किसका? एक पॉपुलेशन में। सो इट इज द सम टोटल ऑफ, यानी योगफल, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स एंड देयर एलील्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में एक इंसान में नहीं, पॉपुलेशन में पाए जाने वाले सारे जीन और जीन के एलील को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं? जीन पूल। समाप्त। जीन पूल। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? कि आपने किया क्या? ऐसे टॉल लिया, ऐसे ड्वार्फ लिया, तो ये था टॉल, ये था ड्वार्फ। आपने कहा ये पेरेंट है, गैमिट कैसा होगा? आपने कहा टी, आपने कहा टी, दोनों मिला तो आपने कहा F1 जनरेशन। क्या हो? जल्दी बोलो। देखो भैया, मोनो हाइब्रिड समझ गए तो फिर आगे सब मजा आ जाता है। आपने कहा सर F1 जनरेशन का सारा बच्चा ऐसा आया, टॉल हुआ। अब देखो टेस्ट क्रॉस क्या है? यह एक प्रकार का बैक क्रॉस है। बैक क्रॉस माने क्या? पीछे। यानी आज बेटा का शादी उसके मां या बाप में से किसी से करा दो, अपने पेरेंट से करा दो, ले लोटा। ये तो अन्याय वाला बात है।
ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि उसके बाप माने उसके पेरेंट्स, उसका बाल बच्चा का शादी उसके किसी एक पेरेंट से करा दो। पीछे मुड़ के देखो, बैक डिश, कौन खड़ा है? तेरा माँ और बाप, उसी में किसी से ब्याह कर लो। पीछे मुड़ो, डिश, मेरे माँ और बाबूजी खड़े हैं, उसी में किसी से ब्याह कर लो। ले लोटा, छी 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 छी, सुन के शर्म लगता है, लेकिन प्लांट में सब कुछ चलता है, प्लांट में सब कुछ चलता है। तो आपने क्या किया? ये मटर का पौधा, इसको जन्म दिया, इतना सीड आया, इतना पौधा, अब इसकी शादी किससे करा दो? चाहे इससे चाहे इससे। इसी को बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं? लेकिन आज पूछा क्या है? बैक क्रॉस नहीं, टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस दो प्रकार के होते हैं, एक आउट क्रॉस और एक। अब आसान है, अगर इस F1 जनरेशन के बच्चा का शादी डोमिनेंट से कराओ, चूंकि ये क्या है? डोमिनेंट पेरेंट, चूंकि टॉल है, टॉल को कहते हैं डोमिनेंट पेरेंट और ड्वार्फ को कहते हैं रिसेसिव पेरेंट। अगर इसकी शादी डोमिनेंट पेरेंट से करा दो तो इसको बोलते हैं आउट क्रॉस, और अगर इसकी शादी रिसेसिव पेरेंट से कराओ तो इसी को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो आपको पूछा है टेस्ट क्रॉस क्या लिखोगे? इट इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस इन विच F1 जनरेशन बेबी इज बीइंग क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट। रिसेसिव बोलना पड़ेगा, रिसीव क्या बोलोगे? F1 जनरेशन की शादी F1 जनरेशन बच्चे का क्रॉस उसके ही अपने पेरेंट से, कौन पेरेंट? रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, उसी को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो आप ऐसे लिखो, यहां लिखोगे ऐसे लिखोगे पूरा, ये टॉल, ये पेरेंट्स गैमिट, और यहां लिखोगे टेस्ट क्रॉस, और ऐसे एरो दिखा देना, हम लिख के भेजेंगे और लिखना। अब कौन कौन हो गया? अब टेस्ट क्रॉस का पेरेंट कौन गया? एक पेरेंट ये हो गया बेटा, और एक हो गया इसकी मां। अब देखो, दो पेरेंट, इसके गैमिट दो प्रकार के और इसके गैमिट एक प्रकार का, क्योंकि दोनों सेम है ना, एक ही प्रकार का। अब चलो, ये वो गैमिट, अब इसकी शादी, अगर इस गैमिट की मुलाकात इस गैमिट से बच्चा कैसा होगा, और इसकी मुलाकात होगी कैसा होगा? तो ये हो गया ड्वार्फ और ये हो गया टॉल। अच्छा, यानी रेशियो कितना आया? फिनोटिपिक रेशियो कितना आया टेस्ट क्रॉस में? 1:1, यानी एक टॉल तो एक, और जीनोटिपिक भी कितना आया? एक ऐसा वाला, एक ऐसा वाला, 1:1, यानी जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है। यही है टेस्ट क्रॉस। समाप्त, इतना ही टेस्ट क्रॉस का परिभाषा, और यह लिख दिए समाप्त, दोनों रेशियो सेम होता है। और इस प्रकार से आज की पढ़ाई हम लोग यही समाप्त करते हैं।